हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या होते हैं लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जिसे आप डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। तो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में आज ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं। तो समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को या ऑप्टिकल रोटेशन को। तो देखिए, ऑप्टिकल रोटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं और उस सेटअप से ये एनालिसिस करेंगे कि हम अपने डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं। हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टडी करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से ये जो सोर्स है वो कैसा है, वो अनपोलराइज्ड लाइट का सोर्स है। मैंने यहाँ पे स्लिट लगा दी। स्लिट का सिर्फ एक काम है कि लाइट एक बीम के फॉर्म में आगे जाए। तो लाइट बीम के फॉर्म में जा रही है कैसी, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये हमारे पास एक निकोल प्रिज्म है। ठीक है, निकोल प्रिज्म का क्या काम होता है, देखिए निकोल प्रिज्म हो या टूर मेलन क्रिस्टल हो, ये डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। बेसिकली हम फिजिकल ऑप्टिक्स में केवल निकोल प्रिज्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। केवल मैं कह रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम निकोल प्रिज्म को यूज़ करते हैं क्योंकि ये कैल्साइट क्रिस्टल से फॉर्म होता है और ये डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। इसने अनपोलराइज्ड लाइट को दो तरह के वाइब्रेशन में स्प्लिट कर दिया, एक ई रे और एक ओ रे। तो ई रे जो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे होती है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, लेकिन ओ रे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, इसको फॉलो करता है। लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है निकोल प्रिज्म का कि इसके बेस में पॉलिश होती है। पॉलिश की वजह से ओ रे को ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल ई रे को ट्रांसमिट होने देता है। तो हमको सिर्फ आपको क्या समझाना था कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म काम कर रहा है एज अ पोलराइजर, और यहाँ दूसरा एक निकोल प्रिज्म है जो काम कर रहा है एज अ एनालाइजर। और जो ये एक्सिस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सिस। मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, सर्कुलर स्केल लगा रखी है। इस सर्कुलर स्केल पर हम एंगल ऑफ रोटेशन को डिग्री में मेज़र करते हैं। ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं, वो केवल इस एनालाइजर की जो ऑप्टिक एक्सिस है ये वाली, इसकी ऑप्टिक एक्सिस ये वाली है, इसकी ऑप्टिक एक्सिस ये है, इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर से हम रीडिंग सर्कुलर स्केल पर से देख लेंगे। फिलहाल अभी क्या है, अभी हमारा केस ये है कि पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं। क्रॉस्ड पोजीशन का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ से जो अनपोलराइज्ड लाइट गई वो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हुई, लेकिन ये वाइब्रेशन इससे पास नहीं हुए क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, क्रॉस्ड पोजीशन पर हैं। तो हमको एनालाइजर से कोई भी लाइट नहीं मिलती है। मतलब हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है, यहाँ जहाँ हमने आइज लगाई है, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है जो कम्प्लीटली डार्क है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही कि मैं कह रहा हूँ कि पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों क्रॉस पोजीशन पे हैं, तो हमें एनालाइज़र से कोई भी लाइट नहीं मिलती है। हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम्प्लीटली डार्क है। अब हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या फिर अच्छा वर्ड है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बोलिए क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को अगर थोड़ा सा मोल्ड दिया जाए, थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए, लेकिन ये करेगा कौन, ये काम कौन करेगा, इसके लिए हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज़ करेंगे जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के और इस एनालाइजर के बीच में लगाएंगे, जिससे हमारा वाइब्रेशन, हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थोड़ा सा रोटेट हो जाए। अगर ये अपने इस वाइब्रेशन जैसे ये अभी है इस कॉमन एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस से थोड़ा सा रोटेट हो जाए, चाहे राइट साइड रोटेट हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये वाइब्रेशन इस एनालाइजर से पास होंगे और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट मिल जाएगी। मतलब आफ्टर पासिंग द एनालाइजर, फील्ड ऑफ व्यू में कुछ ना कुछ लाइट पहुँच जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें एनालाइजर को फिर इतना रोटेट करना पड़ेगा कि फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या हो जाए, हमारा फील्ड ऑफ व्यू अगेन कंप्लीटली डार्क हो जाए। तो जितना घुमाएंगे इसको, जितना घुमाएंगे उससे हम क्या मेज़र करेंगे, उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन मेज़र करेंगे। लेकिन हमको आज इस वीडियो में एंगल ऑफ रोटेशन मेज़र नहीं करना है। मुझे आपको ये सिखाना है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं
जो ये काम करते हैं, कौन काम करते हैं? जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उनको रोटेट करने का काम करते हैं। सारा फोकस हमारा आज इस बात पे है। चलिए, अब आपको थोड़ी सी बात मेरी समझ में आई कि पोलराइजर और एनालाइजर इनिशियली कैसे हैं? क्रॉस्ड हैं। तो मैं लिखता हूं व्हेन, मुझे बताना है पहले क्या? ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बताना है? ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए पहली लाइन क्या बनती है? व्हेन ये पोलराइजर एंड एनालाइजर, व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड, अगर क्रॉस्ड होंगे तो नो लाइट कम्स आउट, नो लाइट comes out from the analyzer in the field of view, फील्ड ऑफ व्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने आइज यहां लगा रखी है। इस फील्ड ऑफ व्यू में कोई भी लाइट नहीं आती है। क्यों? जब ये पोलराइजर और एनालाइजर कैसे होते हैं? क्रॉस्ड होते हैं। अच्छा, अब क्या हो जाए अगर यही पोलराइज लाइट क्या हो जाए? इस जरा फिगर को देखिए, अगर यही प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाए? किसी सब्सटेंस पे पास हो जाए, किसी सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाए, किसी क्रिस्टल से पास हो जाए, तो ये वाइब्रेशन थोड़े से रोटेट हो गए। तो इस बात को समझिए, व्हेन मैं क्या बोल रहा हूं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है? ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कैसे हैं? व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट नॉर्मली फॉल्स, इसके ऊपर कैसे नॉर्मली फॉल्स होता है? देखिए ये ऐसे एकदम सीधे जाते हैं। नॉर्मली फॉल्स ऑन एनी क्रिस्टल, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट नॉर्मली फॉल्स ऑन एनी क्रिस्टल, एनी क्रिस्टल like quartz, क्या होता है? like quartz, then plane of polarization, अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लिखिए या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन लिखिए। ये क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या वाइब्रेशन है? या मैं लिख देता हूं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट्स, क्या हो जाते हैं? रोटेट्स हो जाते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट्स हो गए। अब क्या होगा? रोटेट्स हो जाने की वजह से क्या होगा? रोटेट्स हो जाने के बाद क्या होगा? लाइट कम्स आउट, देन लाइट कम्स आउट फ्रॉम द एनालाइजर in the field of view, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है उसमें हमें लाइट मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन थे इस क्रिस्टल से, ये क्रिस्टल कैसा हो सकता है? हो सकता है कोई शुगर सोल्यूशन हो सकता है फ्रैक्टोज हो सकता है टूरपेंटीन हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, क्वार्ट्स हो। यहाँ रखने पर उससे ये वाइब्रेशन जब पास होते हैं तो ये रोटेट हो जाते हैं। रोटेशन की वजह से फिर एनालाइजर से पास होते हैं, मतलब फील्ड ऑफ व्यू में लाइट मिल जाती है। तो यह क्या हुआ? दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। जो ये फिनोमिना है वो कहलाता है ऑप्टिकल रोटेशन। इस बात को आपको समझाना था मुझे कि ऑप्टिकल रोटेशन एक्चुअली में है क्या। तो पहले क्रॉस पोजीशन देखी आपने, उसके बाद आपने क्या किया? जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, प्लेन पोलराइज लाइट के वाइब्रेशन को आपने पास कराया किसी क्रिस्टल से। वो क्रिस्टल कैसा भी हो सकता है, वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी ट्यूब में फिल्ड हो सकता है, उससे पास कराया गया। तो देखा क्या कि जो वाइब्रेशन थी
प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थे वो रोटेट हो गए, रोटेट होने की वजह से फिर एनालाइजर से वो पास हो गए। अगर रोटेट ना होते तो पास भी नहीं होते, हमारे फील्ड ऑफ व्यू कंप्लीटली डार्क होता। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कंप्लीटली डार्क नहीं है, वहाँ लाइट पहुँच रही है। इसका मतलब है कि ये जो वाइब्रेशन ऐसे थे हमारे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो थोड़े से अब रोटेट हो गए। अब रोटेट होना डिपेंड करता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर कि ये रोटेशन जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले इस बात को समझेंगे। तो देखिए, पहले तो आपने कहा कि ऑप्टिकल रोटेशन होता है। इस ऑप्टिकल रोटेशन के बाद इसको बोलना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। जो सब्सटेंस रोटेशन का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मैं लिखता हूं यहाँ पे द सब्सटेंस which rotates the plane of polarization of plane polarized light। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उनको रोटेशन का जो सब्सटेंस काम करते हैं, द सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड, क्या बोलते हो, कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उनको आप बोलते हो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये हो गए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। and property of substance property of substance is called optical activity। तो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो ये काम करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेशन का काम करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करते हैं। उनमें बहुत सारे नाम में से मैं कुछ नाम ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है क्वार्ट्स होता है। क्वार्ट्स के साथ आप नाम ले सकते हो शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, टूरपेंटीन हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। बहुत सारे हैं आपके पास, फ्रैक्टोज हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्टोज ETC मैंने लिख दिए। क्वार्ट्स हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, टोरपेंटीन हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ETC। तो ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो सब्सटेंस हैं ये कितने तरीके के होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को टूवर्ड्स द राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा। और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं, मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। तो उनके बारे में समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन दोनों फिगर की बात करता हूँ। इनमें से एक फिगर होगा जो आपको दिख रहा राइट हैंडेड रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो राइट हैंडेड रोटेट हो रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो लेफ्ट हैंडेड हो रहे हैं। तो मुझे आपको दो तरह से समझाना है कि सब्सटेंस के टाइप कितने होते हैं। दो तरह के होते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं बात करूँगा आपसे। होपफुली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ, दूसरी लगा लीजिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो हमारी हेडिंग क्या हो गई, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये है हमारी हेडिंग। अब दो तरह के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। दीज आर टू टाइप्स।
दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला हमारे पास होता है डी टाइप का। क्या होता है? डी टाइप, डी सब्सटेंस, डी सब्सटेंस होता है। अब डी सब्सटेंस को हम लोग डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस बोलिए, या इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं राइट हैंडेड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड सब्सटेंस। ये हमारे पास हो गया राइट हैंडेड सब्सटेंस हो गए। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो पहला हमारे पास सब्सटेंस है, डी सब्सटेंस बोलिए, डेक्स्टो रोटेटरी बोलिए। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, डेक्स्टो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और राइट हैंडेड है। अब राइट हैंडेड का मतलब हो गया द सब्सटेंस विच रोटेट्स द सब्सटेंस विच रोटेट्स। यहाँ देखिए फिगर, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो इस क्रिस्टल से पास होने के बाद कैसे रोटेट हो रहे हैं? ये रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हो गया? द सब्सटेंस which rotates the plane of polarization of PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, अगर वो राइट साइड मूव करते हैं, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, राइट का मतलब टूवर्ड्स राइट, दैट इज क्लॉकवाइज, कॉल्ड राइट हैंडेड सब्सटेंस या डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस या डी सब्सटेंस बोला जाता है। कॉल्ड डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस। तो आसानी से आपने डेफिनेशन समझ ली। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ पे एग्जांपल क्या आता है इसका आता है क्वार्ट्स। क्या आता है? क्वार्ट्स आता है, या शुगर सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं हम लोग, शुगर सॉल्यूशन ATC। तो देखिए इसका जो फिगर है वो ये है, इसका फिगर ये है। तो यहाँ आपने क्या किया? यहाँ पे आपने प्लेन पोलराइज लाइट के जो वाइब्रेशन थे उसको इस क्रिस्टल से, इस सब्सटेंस से आपने गुजारा, तो ये वाइब्रेशन क्या करा? ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है या शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है, इससे जब आपने पास कराया तो इसके वाइब्रेशन टूवर्ड्स राइट रोटेट हो गए। तो यहाँ पे क्या था कि जो टूवर्ड्स राइट प्लेन पोलराइज लाइट के जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट्स हो जाते हैं, ठीक है। लिखा है रोटेट्स कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे रोटेट्स होते हैं, ये रोटेट्स टूवर्ड्स राइट, इसका मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और ये इसका फिगर हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमें आसानी से इस बात को समझाना आपको आसान हो गया है कि इस फिगर के थ्रू जो लैंग्वेज हो रही है, आसानी से आप फिगर बनाइए और ये लिख दीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको कि दूसरा जो सब्सटेंस होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट साइड रोटेट करता है। देखिए फिगर ये है, इस फिगर से लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो इस फिगर से लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फ्रैक्टोज लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? फ्रैक्टोज लेना पड़ेगा। फ्रैक्टोज क्या काम करता है? फ्रैक्टोज काम क्या करेगा? जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उनको क्या करता है? ये उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये क्या है? ये हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो कैसे हो गए? एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? मैं थोड़ा सा इसी में करेक्ट कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ डी सब्सटेंस लिखा है वहाँ एल सब्सटेंस कर देता हूँ, ठीक है। इसका नंबर मैं कर देता हूँ सेकंड कर देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ,
और यहाँ पर कर देता हूँ लेफ्ट हैंडेड, बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही चेंज करना था मुझे। तो सेकेंड आपको मिल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सेकेंड टाइप का मिल जाएगा। देखिए सेकेंड टाइप का क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ मैंने चेंज कर दिया, ये हमारे पास आ जाता है क्या, ये हो जाएगा एल सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंस। तो यहाँ से क्या आएगा, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टूवर्ड्स, यहाँ राइट लिखा था वहाँ लिखना पड़ेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है, इसको लेवो रोटरी सब्सटेंस बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के लिए आप ये फिगर बनाओगे, क्या बनाओगे, ये फिगर बनाओगे। तो यहाँ देख रहे हो जो रोटेशन है वो कैसे हैं, थोड़ा सा टिल्ड हो गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सीधे होने चाहिए थे तो ये सीधे ना हो करके कैसे हो गए हैं, ये वाइब्रेशन थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। थोड़ा सा और चाहो तो आप टेढ़ा करके बना लीजिए, ये वाइब्रेशन कुछ ऐसे हो गए हैं, ठीक, इनका वाइब्रेशन सीधे से ऐसे हो गए, देखो सीधे थे फिर थोड़े से टिल्ड हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की। ओके, तो हम लोग बात करें डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की, कि डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, या फिर लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को स्टडी किया था सबसे पहले बायोट ने, कब स्टडी किया था, इन 1815। मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, या फिर लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहां लिखना पड़ेगा फिनोमिना ऑफ, जो ये फिनोमिना था, फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना है, इसको किसने पहले स्टडी किया, सबसे पहले स्टडी किया था बायोट ने। तो फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वाज स्टडीड बाय बायोट, बायोट साइंटिस्ट थे, बायोट, इन 1815 एंड गेव फॉलोइंग लॉज। स्टडी किया और बताया कि कुछ लॉज होते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के, वो क्या थे, ये 1815 था, कितना था, 1815 था। 1815 में क्या लॉज दिए उन्होंने, सबसे पहला ला दिया कि एंगल ऑफ रोटेशन, क्या दिया, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है, थीटा होता है। एंगल ऑफ रोटेशन किसका, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, जो यहाँ मैं बात कर रहा था कि जो डिग्री में आपको मिलता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग अपने जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। हर कोई एक जैसा एंगल ऑफ रोटेशन नहीं देगा, हर मटेरियल की, हर सब्सटेंस की अपनी कैपेबिलिटी होगी, अपनी एबिलिटी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of solution, जो सॉल्यूशन लिया गया है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट आ जाती है,
ठीक है। दूसरा क्या जाता है, या फर्स्ट नहीं डालिए क्योंकि लास्ट बता रहे हो तो फर्स्ट सेकंड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन तो आपके पास ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये मेन बात है। दूसरी आपके पास क्या बात आती है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब गाढ़ा है पतला है इस बात पे डिपेंड करता है। मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन या डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है। डिग्री, यहाँ डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन लिखिए या एंगल ऑफ रोटेशन लिखिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन एक ही बात है। एंगल ऑफ रोटेशन, या मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of solution, मतलब C R डेंसिटी। आप कंसंट्रेशन C बात करिए या डेंसिटी बात करिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दैट इज़ क्या हो गया, दैट इज़ यहाँ पे ये आ गया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये इस कंसंट्रेशन या डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में क्या बोला जाता है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज inversely proportional to the जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, दैट इज क्या होता है कि थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा स्क्वायर। एक ये भी रूल होता है। एक ला इन्होंने और दिया था, उस ला को भी मैं लिख देता हूँ। ला क्या था कि जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन उस पर भी डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो। मैं एक रूल ऊपर और लिख देता हूँ। देखिए, इसको मैं हटा ही दूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ, यहाँ से पहले लाइन हटा देता हूँ। ये चौथा नंबर पॉइंट क्या बन जाता है, चौथा नंबर पॉइंट ये है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन आल्सो डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नेचर का, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, उसका टेम्परेचर कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो आपने देखे जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो 4 बातों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको इस वीडियो में ऑप्टिकल रोटेशन समझाया, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाई, फिर डिग्री ऑफ रोटेशन क्या होता है, और उस या कह सकते हो कि रोटेशन के लॉस क्या होते हैं। 1 बाय 1 मैंने आपको हर चीज़ इन डिटेल क्लियर कर दी। एट लास्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।